हाँ भाई, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी लोग पधार जाइए। पॉलिटिकल पार्टी की थ्योरी पर चल रहे थे। 7 नंबर क्लास है पॉलिटिकल पार्टी में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप मत कीजिए। जो भी जुड़ना चाहें जुड़े। हाँ बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ देखो कौन कौन जुड़े हैं, कमेंट भी कर दीजिए। जो जो जुड़े हैं वो कमेंट भी कर दीजिए। मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आज ये कौन कौन आया, कमेंट तो किया है किसी ने। चलो बहुत वेरी गुड। तो जो भी दिक्कत है, क्योंकि आज मैं अपना फ़ोन नहीं चला पा रहा हूँ, तो इसमें एक बार स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर ये आवाज़ आएगी इसमें। तो मैं स्विच ऑफ करना नहीं चाह रहा हूँ इसको। चलो, जो बच्चे जुड़े हैं सभी का अभिनंदन। तो साथियों, हम चल रहे थे पॉलिटिकल पार्टी की थ्योरी पर, और आज हमें सुम्पीटर महोदय को देखना है कि सुम्पीटर ने क्या सिद्धांत दिया था। तो मैंने आपको कल जो पढ़ाया था कि आपको क्रिच माइनर की थ्योरी पढ़ाई थी, कैच ऑल पार्टी सिद्धांत, उस पर हमने चर्चा भी की थी। और आज हम चर्चा करेंगे सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर महोदय की थ्योरी पर। तो चलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ और आपको थोड़ा समझ भी आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, ये एक पूंजीवादी थे, उदारवादी थे। अब जब पूंजीवादी हैं तो दल का भी पूंजीवादी सिद्धांत देंगे। क्या देंगे? दल का भी पूंजीवादी सिद्धांत देंगे। तो बेसिकली ये बात तो आपके समझ आ जानी चाहिए, ये कैसे विचारक हैं, पूंजीवादी। अब सुन लो, इनके बारे में पूरा बता भी देता हूँ आपको, इसके जीवन काल के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। तो इनका जो जीवन काल था 1883 से 1950 था, और इनका जन्म हंगरी ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि अमेरिका थी। ये हर जगह पूंजीवाद का ही समर्थन करते हैं, और कर्म भूमि क्या थी? अमेरिका। और अमेरिका में क्या है? पूंजीवाद। तो आप जो समझ सकते हैं, हर चीज को पूंजीवाद से जोड़ेगा और कहेगा पूंजीवाद ही प्रगति का कारण है, और अगर आपको प्रगति करनी है तो पूंजीवाद में जियो और पूंजीवाद में काम करो, तो आपका बहुत बेटर स्थिति होगी। ऐसा बेसिकली ये कहते भी हैं। तो आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जब ये समझ आ जाए तो आपको काम भी चल जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये समझ आ गया कैसा विचारक है? पूंजीवादी विचारक है। तो आपको कैसा विचारक है? पूंजीवादी विचारक है। तो ये तो आपको छोटी छोटी बातें ना आपको ध्यान रहनी चाहिए भाई दोस्तों की। जब तक ये याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आज ही अभी बहुत कम लोग आए हैं, मैंने मैसेज भी डाल दिया। और अनावश्यक प्लीज आपसे निवेदन है कि चैट का मैं जो व्हाट्सअप नंबर देता हूँ ना, व्हाट्सअप नंबर है आपको खाली क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको क्लास पूछने के लिए मेरा ग्रुप है। और मेरे ग्रुप का मैसेज ध्यान रखें, ना तो कभी क्लास के लिए हो रही है, कब हो रही है इसके लिए ना तो फोन करना है, क्योंकि मैं दिन भर क्लास लेता हूँ। अगर आपके ये फोन रात को 9 बजे अटेंड करूंगा तो समझ जाइए कि मेरा मैसेज आएगा आपके ग्रुप को। ग्रुप में क्यों ऐड किया है? मैंने मैसेज करने के लिए। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इतना अनुशासन बनाए रखना है। और मेरे ख्याल से ये सफलता के लिए पहली चीज ही अनुशासन होती है।
तो जोसेफ शुम्पीटर जो है पूंजीवादी विचारक थे, तो पूंजीवाद में कहते हैं प्रगति है, कहते हैं समाजवाद में प्रगति नहीं है, तो मुक्त बाजार की बात करते हैं, प्रतियोगिता और मुक्त बाजार की। तो किसका समर्थन करते हैं? प्रतियोगिता का, मुक्त बाजार का। तो ये ध्यान रखना है। बाजारवाद का समर्थन करते हैं, बस सब मांग पूर्ति के आधार पर चलता रहेगा, प्रतियोगिता होती रहेगी और राज्य की आर्थिक क्षेत्र में भूमिका कम होगी, तो इसी में प्रगति है, इसी में संसार आगे बढ़ेगा। अब ये कहते हैं दलों के बीच भी वैसी प्रतियोगिता होनी चाहिए जैसी बाजार में होती है वस्तुओं को लेकर। देखा ना, बाजार लगता है वो 10 रुपए में दे रहा है तो 9 रुपए में देगा, तो कहते हैं दल भी ऐसे ही है, दल में भी बाजारवाद है पूरा, कहते हैं दलों में भी यही होता है। अब वो कैसे पूरा बताने की कोशिश कर रहा है वो आपको समझना है बस, ठीक है ना। वो मैं बता देता हूं क्या क्या कहता है, सुन लीजिए। चलिए, अब कैसे तुलना करता है, एक तरफ आर्थिक तत्व लेता है, उसकी राजनीतिक तत्व से तुलना करता है, समानता बताता है, ये राजनीतिक दल से अपना राजनीति से तुलना करता है। क्या कहता है, अब इसको ध्यान रख लेना, वो क्या कहता है। कहता है जैसे यहाँ करता क्या है, फर्म है, भाई कोई फैक्ट्री है, फर्म है, यहाँ पर कर्ता कौन होता है राजनीति में, राजनीतिक दल। समझ आ गया? जैसे उद्योग में फैक्ट्री होती है, ऐसे राजनीति विज्ञान में क्या होता है, दल होता है, ये बेसिकली कहता है। कहता है यहाँ पर लाभ क्या है, यहाँ पर धन है, लाभ, मनी। कहता है यहाँ पर लाभ क्या है, मत है, ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करो और विजय हो। तो यहाँ धन को किस रूप में देखते हैं, वोट के रूप में, तो पैसा तो खर्च कर देते हैं वोट के लिए यहाँ। आ गया समझ? तो कहते हैं यहाँ लाभ किसका चाहते हैं, मत का, वहां धन का, बिल्कुल तुलना करता है ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहता है यहाँ पर पूर्ति किसकी होती है, वस्तुओं और सेवाओं की, यहाँ वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। भाई सिंपल है, आज बाजारवाद में आप जाएंगे, पूर्ति किसकी होगी, पैसा देंगे, पैसे के बदले क्या मिलेगा, या तो कोई वस्तु मिलेगी दुकानदार से, या सेवा मिलेगी, जैसे मैं सेवा दे रहा हूं और कोई वस्तु दे देगा, आप दुकान पे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। यहाँ पर क्या मिलता है, नेता लोग क्या देते हैं, कहते हैं कार्यक्रम और नीतियां। नेता लोग आपको बदले में क्या देते हैं, कार्यक्रम और नीतियां। आप वोट देते हैं तो आपको कहते हैं हम आपको देंगे फ्री में बिजली, ऐसे विकास करेंगे, अच्छे दिन ला देंगे, जो भी नीतियां देंगे आपको, हम विदेश नीति को मुक्त कर देंगे, पाकिस्तान को हरा देंगे, आप उन्हीं के मुद्दे पर वोट देते हैं। तो कार्यक्रम और नीतियां। फिर कहता है मांग क्या होती है, यहाँ पर मांग क्या होती है, यहाँ पर तो क्या होता है, वस्तु उत्पाद, वस्तु मांग होती है। यहाँ पर क्या होता है, मेनली हम नीति की मांग करते हैं, ऐसी नीति होनी चाहिए, तेल 1 रुपए किलो मिल जाना चाहिए, ये चीज ऐसी हो जानी चाहिए, निष्पक्ष भर्तियां होनी चाहिए, तो पॉलिसी को लेकर ज्यादा मांग होती है। फिर यहाँ पर संचार क्या होता है, यहाँ पर संचार यानी कि कम्युनिकेशन, यहाँ पर चलता है विज्ञापन। यहाँ पे क्या चलता है, विज्ञापन, ऐड देते हैं, जैसे कोचिंग में ऐड दिया तो मैंने पहले पहले ये ऐड लगा दिया, देख रहे ना आपने, तो सबसे पहले क्या दिया मैंने, ऐड। ये आर्थिक क्षेत्र में विज्ञापन। यहाँ विज्ञापन ना करके क्या करते हैं, प्रचार, उसको क्या कह देते हैं, प्रोपेगेंडा। विज्ञापन, जैसे हम तो कहते हैं हम ऐड दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हम प्रचार कर रहे हैं नेता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राधे राधे मेरा बेटा, बहुत बहुत राधे राधे। तो आप लोग जुड़ जाइए बेटा, सभी लोग तो जुड़े हैं, सभी का अभिनंदन है। तो हमने क्या दिया, ऐड, समझ आ गया। अब थोड़ा सा ये भी होता है, वो झूठ ज्यादा बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। जैसे आप लोग क्या करते हैं, नेता और टीचर को एक थाली में देखने लग गए आज। अब वो मौलिक अंतर रहता है लेकिन आज भुला दिया गया है, और वास्तव में आप तो सुम्पीटर को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या सुम्पीटर को फॉलो कर रहे हैं, अब मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ी देर विज्ञापन, यहाँ क्या है, प्रचार। अब क्या हो गया, आप भी क्या समझ गए कि जैसे ये आर्थिक तत्व फर्म, आज दिक्कत कहाँ आ रही है, जैसे एजुकेशन में भी ये वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण में आपने शिक्षा को भी ऐसे ले लिया, इसने शिक्षा की बात नहीं, आप शिक्षा को भी क्या समझने लग गए, एक फर्म। तो भाई
हम भी विज्ञापन देते हैं। तो अब क्या है, आप टीचर को ऐसे, कोचिंग और टीचर में अंतर होता है। अब कोचिंग वाला कभी नैतिक नहीं होता, हो सकता है आपसे पैसे ले ले और क्लास नहीं ले, लेकिन हमने अगर किसी से पैसे ले लिए, जितने लिए हैं उतने का तो उसको करके देते ही हैं। मैं कोचिंग वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। टीचर चाहे किसी ने बेचारे ने पर्सनल ऐप बना रखी है, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, अगर वो व्यक्तिगत है, मेरी तरह अगर ऐप बना रखी है, तो वो आपकी क्लास लेगा ही लेगा, अगर टीचर है तो। मैं अब नए लड़कों की बात नहीं कर रहा। नए लड़के तो क्या है, पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, फिर आके पढ़ाने लग जाते हैं, वो 1 घंटा पढ़ाते हैं, 2 घंटा। अब वो तो उनके अंदर तो वही, अगर उसकी एज भी अगर पुराने ख्यालात का है, 40 साल प्लस का है, तो नहीं लेगा। वो विज्ञानवाद के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं आया है। अब आप ना तुलना भी ऐसे करने लग गए कि फर्म है, कंपनी है, विज्ञापन है, प्रचार है। अब मैंने तो प्रचार ही नहीं करता, मैं कभी किसी के फोटो ही नहीं छापता। किसी के छापे हो, इंटरव्यू हो किसी सिलेक्शन वाले का, तो वो बता दो, मैं कभी डालता भी नहीं। मैं आईएएस आईपीएस का नहीं डालता। ये स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर तो छोटी बात है। मैं आईएएस बच्चा बन जाता है उसका भी ऐड नहीं डालता। कहता हूँ भाई मुझसे पढ़ना है कि उससे पढ़ना है तेरे को, अब तो उसी के पास जा। तो सीधा सा है। तो आज ये पूरा हो चुका है। तो कहता है राजनीति भी बिल्कुल अर्थशास्त्र की तरह चल रही है, मुक्त बाजार की तरह चल रही है, तो ऐसे चलनी भी चाहिए। समझ आ गया ना? ये कहता है क्योंकि ये पूंजीवाद से प्रभावित है। राजनीतिकों में भी क्या ला देता है, पूंजीवाद। भाई आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद ठीक था, अब सभी क्षेत्रों में पूंजीवाद आ गया। शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीवाद आ गया, राजनीतिक क्षेत्र में पूंजीवाद आ गया। अब कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करता है। समझ आ गया ना? तो ये सिस्टम हो गया। तो ये इस तरीके से तुलना करता है। आगे और क्या क्या विचार देता है, मैं पूरे विचार आपकी तुरंत बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो कहता है यहां पर भी प्रतिस्पर्धा फर्म में पाई जाती है, यहां दलों में पाई जाती है, लोकतंत्र में। बस अंतर इतना है। फिर कहता भी है लोकतंत्र के बारे में, कहता है लोकतंत्र में जनता जो है कोई नीतियों का निर्माण नहीं करती, वो तो केवल क्या करती है, केवल नेताओं का चयन करती है। यानी कि हम कहीं भी जो नीतियों का निर्माण करता नहीं है, हम तो ये चुनेंगे मोदी या राहुल गांधी। बात तो सही कह रहा है। तो अब ये कहता क्या क्या है और विचार क्या क्या है, ये भी सुन लेना। अब इसके विचार क्या क्या है, प्रमुख विचार। अब इसने प्रमुख विचार दिए थे किताब में जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कौन सी किताब थी? ये किताब थी इसकी सबसे मेन किताब, और तो चाहे भूल जाना 1942 की है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है। ये आपको याद रहना चाहिए कब की है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है। इस किताब में क्या कहता है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला कहता है कि जो पूंजीवाद है ना वो किस पर आधारित है, कहता है सृजनात्मक विनाश पर। कहता है जो पूंजीवाद है वो सृजनात्मक और विनाश पर आधारित है। सुन लो, अब विनाश भी करता है, डेस्ट्रॉय भी करता है। कहता है इनोवेशन एंड डेस्ट्रक्शन। अब कहता है कि पूंजीवाद में होता क्या है, नई चीज तो खोज की जाती है, पुरानी को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे पहले हम परंपरागत टीचर में पढ़ते थे बोर्ड में, अब कोई नहीं पढ़ता उसमें, अब सबको डिजिटल बोर्ड चाहिए। अब डिजिटल बोर्ड के बाद नया रूप आ जाएगा, तो फिर वो नया चाहिए, पुराना खत्म। और कहता है यही मेन इसके विकास का आधार है कि ये नया काम करता है, सृजनात्मक काम करता है, इनोवेटिव काम करता है, नई चीज को सामने लाता है। और जितना ज्यादा ये नई चीज को लाएगा उतना ज्यादा ये प्रगति करेगा। समझ आ गया ना? भाई पुरानी चीजों को, परंपरागत को समाप्त करता रहेगा, नए नए उपकरण लाता रहेगा, उतना विकास। भाई कार भी नए रूप में आप देखते हैं, नया मॉडल आते ही बिकता है, पुराना मॉडल तो फिर बंद ही हो जाता है। अब सब चीजें पुरानी बंद हो जाती हैं। और तो और सुनो, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, मैंने जुलाई 2025 में विंडो डलवाया था 10 वाला। अच्छा भला चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही। विंडो होता है जो प्रोग्राम होता है, 10 विंडो डलवाया था। अब उसको अक्टूबर 2025 में मोदी जी ने बंद कर दिया, अब उस पर काम ही नहीं होता है।
अब मैं उसमें बार बार ऐप चलाने की कोशिश कर रहा था, बीच में 2-4 दिन मुझे बड़ी दिक्कत आई, तो पता चला कि विंडो 10 बंद कर दिया गया है। बताओ, एक सूचना द्वारा बंद कर दिया मोदी जी ने, उसमें काम ही नहीं होगा। अब मैंने फिर विंडो 11 वाले डलवा के लाया हूं तो काम हो रहा है। अब ये टेक्निकल में भी दिक्कत आ रही है इसमें। अब ये नई नई चीजें आएंगी तभी आपका काम चलेगा, पुरानी चीजों के तरीके से काम ही नहीं चलेगा। आज टीचर भी बेचारे जो ज्ञानी थे, मैंने कहा ना, खत्म हो गए। क्यों? वो ऑनलाइन नहीं आ पाए। अब मेरे जैसे व्यक्ति ऑनलाइन तो आए, लेकिन क्या है, अभी भी शैली थोड़ी पुरानी है। अभी कोई बच्चा जैसे पूछ लेता है, जैसे वो तो मजाक मजाक में कह देते हैं क्लास कब होगी, तो मुझे चिढ़ मचती है। मैं कहता हूँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए तो पढ़ रहा हूँ और सब काम उसके लिए कर रहा हूँ, और वही फालतू करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। अगर आप रात को 1 बजे भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कभी आपको कुछ नहीं बोलूंगा क्यों पूछा 1 बजे। लेकिन जब आप ये बातें पूछते हैं कि मुझे बड़ा दिक्कत आती है, मैं कहता हूँ यार इसको विश्वास ही नहीं है। ये भाई विश्वास क्यों नहीं करता है इसको? भाई टीचर है, ले रहा होगा, उसके सामने भी समस्याएं होंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी होगी या कुछ भी होगा, वो लेगा अपने आप, मैसेज डालेगा। तुम तो देख लो, मैसेज जब डलेगा, मैसेज डलेगा तो भाई ठीक है, शुरुआत कर देना। मैसेज ही तो आना है कोचिंग का, ग्रुप तो बना दिया। ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। मैं कम से कम 10-15 मिनट तो पहले दिखा बताता ही हूँ, और भाई 15-20 मिनट आगे पीछे होना तो स्वाभाविक है। अब क्लास का भाई जितना भी है, टेक्निकल इश्यू रहते हैं, एक तार भी ढीली होगी तो दिक्कत, इंटरनेट धीमा है तो दिक्कत, लाइट की दिक्कत, सबकी दिक्कत रहती है। तो फिर पढ़ना भी रहता है। अब जैसे ये मैं पीपीटी भी लाया हूँ, तो ये बोर्ड के अंदर फिट करनी पड़ती है पहले खड़े होकर, यानी कि आधा घंटा समय तो इनमें चाहिए होता है। इसमें नोट 3 पर चलता है, वो आपको तब समझ आएगा जब आप खुद क्लास लेंगे भाई क्या है सिस्टम पूरा। फिर कैमरे को वापस सेट करना पड़ता है, फिर कौन से कोर्स में चलानी है ये भी सेट करना पड़ता है, टाइटल भी डालना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन से नंबर की क्लास है। अब ये भी ध्यान रखता है भाई, जैसे आपका पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, अब एक जगह तो मेरा बिहेवियरलिज्म चल रहा है ना, अब वहाँ बिहेवियरलिज्म को ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ आपको पॉलिटिकल पार्टी ध्यान रखना पड़ता है। अब एक जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का में क्या चल रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वो तो पूरा टेक्निकल है। पहले तो सीधा बोर्ड पे लिखते थे भाई पॉलिटिकल पार्टी, अब ऐसा नहीं है, वो आपको वहां भी लिखना है, क्योंकि आपको फिर वीडियो चाहिए होगी। तो भाई उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर वो वीडियो कहाँ है। अब उसमें टाइटल सही डला होगा तभी तो तुरंत मिल जाएगी आपको, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो ये कहता है सृजनात्मक विनाश पर आधारित है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है उद्योगपति की केंद्रीय भूमिका। क्या कहता है? उद्योगपति की केंद्रीय भूमिका है। कहते हैं उद्योगपति जितना ज्यादा केंद्रीय भूमिका निभाएगा, नए नए नवाचार करेगा, नई शैली अपनाएगा, जितना ज्यादा जोखिम लेगा उतना ज्यादा प्रगति करेगा। अब जैसे कोई 3rd ग्रेड का टीचर है, कहता है यार अब क्या पढ़ूं, नौकरी लग तो गई, जीवन तो निकल ही जाएगा, वो प्रगति नहीं करेगा। वो उसकी तो समाजवादी सोच है, रोटी कपड़ा मकान तक। प्रगति कौन सा करेगा? जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर सोचेगा, आरएस सोचेगा, वो प्रगति करेगा। अब उसमें रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, उसको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, टाइम भी खराब करना पड़ेगा, किताबें भी लानी पड़ेंगी, हर तरीके की मुसीबत तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये कहता है उद्योगपति की केंद्रीय भूमिका होती है, और जितना वो जोखिम लेता है, नवाचार करता है, उतना ज्यादा वो प्रगति करेगा, पूंजीवाद भी और उद्योगपति भी। आगे क्या कहता है कि नवाचार पर आधारित है आर्थिक विकास। जितना नवाचार होगा, नवी टेक्निक आएगी, उतना ज्यादा आर्थिक विकास होगा, और जितना हम पुराने डर्रे पर चलेंगे ना, उतना विकास धीमा होगा। अब जैसे आप पुरानी शैली से रीट के तरीके से नोट्स बनाने के सोचते हैं, ये अब नहीं चल रहा। अब आपको क्या है, ऐसे नोट्स बनाने होंगे जैसे मैंने आपको बनाए हैं, ये बोर्ड वाले। अब ये बोर्ड के हिसाब से आपको चलना है, मेन मेन पॉइंट को लिखना है, जहां फैक्ट है वहां लिखने हैं। अब आप लाल नीले पेन से नोट्स बनाने लगेंगे तो भाई याद कब करेंगे, पूरा टाइम तो बनाने में ही खर्च हो गया। तो वो भी एक समस्या रहती है। अब आपको भी नवाचार करना है, पूंजीवाद है। अब पूंजीवाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं कि वास्तव में बच्चों के समझ में नहीं आ रहे, और कई तो टीचरों के तोते उड़ रहे हैं। अब तोते क्यों उड़ रहे हैं? टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ा, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, स्टूडेंट क्वेश्चन तो बात नहीं करता हो तो 120 क्वेश्चन मांगना चाहता है।
अब वो पूरी बातें, अब ये पूरा जाके देखना, किसी ने जोसेफ शुम्पीटर के बारे में ये बातें बताई हैं क्या? आप किसी के भी नोट्स देख लेना जहां आपको मिले। मैं नहीं कह रहा किसी का नाम ले, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी पॉलिटिकल साइंस में अगर शुम्पीटर को इतना आपको पढ़ा दिया हो, या मैंने कल आपको क्रिचमाइनर पढ़ा है, इतना पढ़ा दिया हो, तो फिर मुझे बता देना किसने पढ़ाया है। ठीक है ना? मुझे बता देना, एक बार व्हाट्सएप पे वो डाल देना, उसके नोट्स कौन से नोट्स हैं, मैं भी देखूं। तो पढ़ाएगा ही नहीं, बताएगा भी, वो मोटी मोटी बात बताएगा। तो कहता है आर्थिक विकास इसी पर आधारित है। फिर कहता है लोकतंत्र के बारे में, सॉरी, लोकतंत्र के बारे में चौथा पॉइंट, लोकतंत्र के बारे में कहता है लोकतंत्र में दल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता में बने रहते हैं। और आम जनता तो केवल दलों व नेताओं का चयन करती है। सरकार की नीतियों और निर्णयों में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। नीतियों और निर्णयों में भूमिका नहीं होती। भूमिका नहीं होती। अब बताओ, जब कहता है जनता की कोई भूमिका ही नहीं होती है, तो रूसों की सामान्य इच्छा का विरोध करेगा कि समर्थन? विरोध करेगा। तो रूसों की सामान्य इच्छा का विरोध करता है, चाहे तो अलग पॉइंट में लिख लो, चाहे इसी में लिख लो। इसलिए रूसों की सामान्य इच्छा की बात नहीं मानता। रूसो कहते हैं ना सामान्य इच्छा नहीं, कहता है इच्छा किसी की नहीं होती है, कोई सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा नहीं होती, सब व्यक्तिगत प्रगति करना चाहते हैं। सामान्य इच्छा की आलोचना, जर्नल विल की बात नहीं करता। जर्नल विल क्या होता है? जिसमें सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, इसकी आलोचना करता है। कहता है ये गलत है, ये सबका साथ सबका विकास। कहता है सबका साथ सबका विकास में कल्याणकारी राज्य आता है, और जैसे कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे वैसे प्रगति खत्म हो जाएगी। कल्याणकारी राज्य आएगा और ये कल्याणकारी राज्य क्या करेगा? प्रगति को नष्ट कर देगा। पूंजीवाद को ही नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? पूंजीवाद। क्योंकि पूंजीवाद तो प्रगति प्रगति पर आधारित है। अब ये कल्याण की बात करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रोसेस धीमा हो जाएगा। प्रोसेस धीमा हो जाएगा तो काम ही नहीं होगा, नवाचार भी नहीं लाएंगे। आज तो नई चीज बताई जाती है। तो मैंने आपको कल्चरल इंडस्ट्री बताया था, आपको सिर्फ उपभोक्ता बनाना है, दिमाग तो चलना ही नहीं चाहिए। आज विज्ञापन के माध्यम से, इतने चीजों के माध्यम से, बस अब आप कहां पर क्लास हो रही है, मैं सिर्फ सितांशु सर की कहता नहीं ज्योग्राफी में राजस्थान में, और एक आध सर और मान लेना जो रेगुलर क्लास लेते हैं, बाकी तो फीस लेके ना 2 4 5 क्लास लेके चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं रिकॉर्डेड देख लेना, यहाँ से नोट्स देख लेना, वो देख लेना, वो देख लेना। बड़ी बड़ी कोचिंगों में, चाहे आप उत्कर्ष में देखें तो उसमें तो टीचर को 2 4 5 हजार रुपये देके तुरंत रिकॉर्डिंग करा के वो आपको भेजते हैं। कलाम वाले तो महाराज जी कभी दिखते भी नहीं है, कहाँ पर लाइव क्लास लेनी है, कैसे लेनी है, कभी घर पे बैठे रहते हैं, कभी कहाँ, सब जगह हालत खराब है। सब्जेक्टों की हालत खराब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वो कोई पुराना टीचर है, वही बेचारा लगा हुआ है अपने, ठीक है, कोई, मैं कहता हूँ 100 में से 5 ही पढ़ा रहे हैं, 95 तो फिर वही है। और बच्चे 95 के पास मूर्ख बनते जा रहे हैं। वो बस यूट्यूब पर क्वेश्चन कराते हैं और उसी से पढ़ते हैं। हम यूट्यूब पर कम जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो तो डाल देते हैं, जैसे आज 1935 की आपकी डाली थी, पढ़ाया था, उसी को रिकॉर्ड कर लिया, उसी को डाल दिया। हम फालतू टेंशन नहीं लेते वहां पर जाकर क्या करना है, ठीक है, नाम बना है तो बना रहे। तो ये पूंजीवाद को कहता है नष्ट कर देता है कल्याणकारी राज्य। कहता है कि नेता लोग जब क्या करते हैं, वोट के चक्कर में कल्याणकारी नीतियों की बात करने लग जाते हैं, तो उससे पूंजीवाद नष्ट हो जाता है। तो ये कल्याणकारी राज्य कभी नहीं बनाना चाहिए, कहता है।
ये समाजवाद की तरफ चला जाता है। फिर पूंजीवाद किस में बदल जाएगा? फिर समाजवाद में। और प्रगति क्या हो जाएगी? कहता है खत्म, क्योंकि नवाचार भी क्या हो जाएगा? खत्म। तो कुल मिला के कल्याणकारी राज्य का, समाजवाद का आलोचना करता है, कहता है प्रगति का एकमात्र रास्ता नवाचार है। पुरानी चीजों को एंड करो, नई चीजें चलो, नया मॉडल लो। क्या लो? नया मॉडल, अगर आगे बढ़ना है तो। ये कहता है। अब वो इसने कह दिया। फिर क्या है, इसकी बुक्स कौन कौन सी हैं वो तो मैंने बता ही दिया कि सबसे फेमस बुक कौन सी है इसकी। एक ही किताब बताई थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड फ्रीडम, तो डेमोक्रेसी। वो 42 की किताब है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है ना? तो अब मैं आपको, ये तो मैंने बोर्ड से पढ़ा दिया, अब मैं आपको पीपीटी से पढ़ा दूंगा। 42 की है, ये भी ध्यान रखना। कब की है? 42 की। और जबकि जो अपना यक के अलावा जो अन्य किताबें हैं, तो वो फिर क्या है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग सनों से हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि हमेशा तुलना करके रहना है। तो आपको ये नहीं है कि भाई भूल जाए, भूलना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी बता देता हूँ। चलिए, अब वो क्या कह रहा है। जोसेफ शुम्पीटर ये रहा, अर्थशास्त्री राजनीति विचारक थे जो पूंजीवाद, लोकतंत्र, नवाचार की बात करते हैं। इन्होंने सृजनात्मक विनाश की अवधारणा दी थी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि ये प्रसिद्ध सिद्धांत है इनका कि हमें नई नई चीजें खोजनी चाहिए, पुरानी का एंड कर देना चाहिए। जैसे डिजिटल कैमरा आया तो फिल्म कैमरा उद्योग बंद हो गया, इसी में प्रगति है, स्थिरता में प्रगति नहीं है, ये कहता है। फिर कहता है उद्यमी की, उद्योगपति की केंद्रीय भूमिका होती है। उद्यमी ही नवाचार करता है, नया उत्पाद लाता है, उत्पादन की नई विधि अपनाता है, नया बाजार लेके आता है, कच्चे माल का नया स्रोत ढूंढता है और जोखिम ज्यादा लेता। जितना ज्यादा जोखिम लेगा उतना ज्यादा प्रगति करेगा, ये बेसिकली कहता है। फिर वो अगली बात क्या कहता है? नवाचार आधारित आर्थिक विकास। वो कहता है कि नवाचार से ही छलांग लगती है। फिर कहता है पूंजीवाद की आत्मविनाश प्रवृत्ति। कहता है पूंजीवाद असफल खुद ही होता है। क्यों होता है? कहता है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपना लेता है और बौद्धिक वर्ग की आलोचना करने लग जाता है। जब इंटेलेक्चुअल की आलोचना करके कल्याणकारी नीतियां अपनाएगा तो फिर क्या होगा? खत्म। ये कहता है। फिर लोकतंत्र की यथार्थवादी अवधारणा में क्या कहता है? कहता है लोकतंत्र में जनता निर्णय नहीं, केवल नेताओं का चयन करते हैं। जनता की भूमिका नीतियां तय करना नहीं होता, केवल नेताओं का चयन करना होता है। तो सामान्य इच्छा की आलोचना कर देता है। किसकी आलोचना कर देता है? सामान्य इच्छा की। जनरल विल की, रूसो की आलोचना कर देता है। अब किताबें कौन सी हैं वो आपको दिख रही हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी हैं भाई? पहली किताब कौन सी है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, 11 की है। बिजनेस साइकिल 1939 की है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, सबसे फेमस किताब यही है, 42 की। अब एक बात और ध्यान रखना, ठीक है ना? एक विद्वान और हैं, बिल्कुल ऐसे विचार रखते हैं, वो है मिल्टन फ्रीडमैन। क्या नाम है? जिन्होंने किताब लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ये 1962 में लिखी थी। अब आप इन दोनों किताबों को साथ साथ पढ़ना, तो याद करना तो याद हो जाएंगी। आप क्या करते हैं, अलग अलग याद करते हैं, फिर आपको दिक्कत आती है। और बच्चे कौन कौन से जुड़े हैं जरा कमेंट करना, जिन्होंने अब तक कमेंट नहीं किया। अंजू गौड़ बेटा बिल्कुल, संजय, मुकेश, ममता, रिंकी, व्यास, और हाँ निजामुद्दीन बेटा बिल्कुल सीधे, इमरान बेटा धन्यवाद। और कौन जुड़े हैं? ठीक है ना? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन की किताब कौन सी? कैपिटलिज्म फ्रीडम। ये भी जोसेफ शुम्पीटर की तरह विचार देता है। ये भी कहता है प्रगति, प्रगति, मुक्त बाजार, अर्थव्यवस्था, ये दोनों ही पूंजीवादी विचारक है। किताबें भी समान है, लेकिन इसने बीच में सोशलिज्म और डेमोक्रेसी लिख दिया, इसने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम लिखा था। अब ये अंतर भी आपको पता रहना चाहिए, कहीं आप एक जैसा आए इसकी तुक्का लगाएं इसका, ये मत कर देना। अब आप दोनों को साथ साथ देखना ना। हाँ, ये कौन जुड़े हैं?
मोहिनी जाट बेटा, बिल्कुल अभिनंदन आपका मोहिनी। अच्छा, ये भी पद्मनी भी बेटा जुड़ गई हैं, रितिका भी बेटा जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना है कि ये किताब इसकी है ये। अब बताओ सुम्पीटर में क्या परेशानी है। अब आप क्या कहते हैं, नोट्स बना दो सर, नोट्स बना दो, नोट्स कर दो। अब ये नोट्स बना बना के तो आप बर्बाद हुए। अब मैं ये नोट्स में कहां से लिखूं कि भाई ये तुलना करके आएगा, क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है। अब अभ्यास आप करना नहीं चाहते। अब क्वेश्चनों का अभ्यास कौन करेगा, वो है अब दल से संबंधित मैंने करीब करीब 150 सवाल रखे हैं, आप उसको हल नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, बस ये बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अरे बेटा, सब चीजें नहीं मिलती हैं। कभी माँ बाप भी खाना बना के देते हैं, तोड़ना तो खुद ही पड़ता है मुंह से, चबाना भी खुद पड़ता है। आप क्या चाहते हैं मैं सीधे आपकी नली लगाकर स्टोमच में डाल दूं और फिर नीचे से निकाल भी खुद लूं? ऐसे थोड़ी होता है भाई, खुद तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थाली में खाना डाल के तो दिया जा सकता है। अब तोड़ना चबाना तो खुद ही पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी फ्रेश होने भी खुद ही जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं ये प्रक्रिया भी मैं ही कर दूं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पड़ो, नोट्स आपको बर्बाद कर देंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सेल्फ नोट्स बनाओ। जैसे इसके बना लिए, जैसे मैंने लिखा आपने भी लिख दिया, और ये भी लिख दिया इसके साथ ही कि ये नीचे नोट करके मिल्टन फ्रीडमैन की किताब ही है, बस इतना सा। और वो आपको 15 मिनट में बन जाना चाहिए नोट्स भी, बस क्लास देखी 15 मिनट के अंदर तैयार, और मुझे व्हाट्सअप कर दिया, खत्म। ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है आपको, फिर याद करने में टाइम लेना है। नोट्स बनाने के लिए पर डे 15 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन करने में कितना भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आप पेन से लिखना ही तो है। करना क्या है भाई, दल की 7 क्लासें, 7 पन्ने बना लिए, 14 पन्ने बना लिए, बस खत्म हो गया वो नोट्स। आपने समझ लिया ना पूरा, समझने के बाद फिर दूसरे को सुना दिया, भाई आपने क्या समझा। आप जोसेफ सुम्पीटर किसी को समझा देना, यही तो होता है सारी चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला थिंकर भी देखते हैं। अगला थिंकर है एथनी डाउन्स। कौन सा है? एथनी डाउन्स। एथनी डाउन्स आपने लोकतंत्र में देखा होगा, जो तार्किक चयन सिद्धांत भी देता है। एथनी डाउन्स तार्किक चयन सिद्धांत भी देता है, तो कहता भी है चाहे राजनीति की नीतियां हो वो भी, चाहे सामाजिक नीतियां हो वो भी लाभ हानि पर आधारित हैं। कि क्या कहता है, सामाजिक राजनीतिक नीतियां भी, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी लाभ हानि व उपयोगिता पर आधारित हैं। भाई हम किसी भी सामाजिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो भी लाभ हानि उपयोगिता पर आधारित है। राजनीतिक गतिविधि में भाग लेते हैं वो भी लाभ हानि को देखकर करते हैं। हम किसी दल को वोट देते हैं तो इसलिए हमें ये लगता है ये हमारा फायदा करेगा। हम माता पिता की सेवा भी इसलिए करते हैं कि बदले में उनकी प्रॉपर्टी की आशा रहती है। माता पिता बच्चों का लालन पोषण इसलिए करते हैं कि बदले में उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, हर जगह। और यहां तक कह देता है कोई दान भी देता है, पक्षियों को चुग्गा भी डालता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो करता है। हर जगह लाभ हानि है भाई, कोई भी बिना लाभ हानि के काम नहीं करता। ऐसा एथनी डाउन्स ने अपना कहा था। किसमें कहा था? तार्किक चयन सिद्धांत में कहा भी था। कौन सा सिद्धांत देता है? तार्किक चयन सिद्धांत, लोकतंत्र का। कहता है लोकतंत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं वो लाभ हानि पर आधारित हैं, और सामाजिक गतिविधि हो, राजनीतिक गतिविधि हो, सब लाभ हानि पर है। अब ये तो आपने लोकतंत्र में भी पढ़ा होगा, और अब पढ़ लिया तो तब क्या दिक्कत आ रही है। रैशनल चॉइस थ्योरी देता है, जिसमें कहता है सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां सब लाभ हानि पर या उपयोगिता पर आधारित हैं। सब यही देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, चाहे सामाजिक गतिविधि हो चाहे राजनीति। कहता है कोई दल को वोट देता है तो, और दल भी कोई नीति कार्यक्रम बनाता है तो उसको भी लाभ देखता है। वो कैसा लाभ देखता है? वो अपना राजनीतिक लाभ देख लेता है, बस लाभ में अंतर है। वही सुम्पीटर वाला, ये वोट बटोरने का, वोट को ज्यादा करने का काम करता है। ठीक है ना, ये इसलिए कहता है दल के बारे में, कहता है दल भी ऐसी नीतियां बनाता है
जिससे उसे अधिकतम मत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अधिकतम मत प्राप्त हो। ठीक है ना। अपनी किताब लिखता है, मैं वो बताऊंगा, उसमें कहता है दल ना अधिकतम वोट बटोरने के साधन मात्र है। कहता है राजनीतिक दल अधिकतम वोट बटोरने के साधन मात्र है। ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब सिंपल पहली क्लास अगर आप जाके देखेंगे, पहली क्लास, पहली वाली क्लास बता रहा हूं, ये 7वीं क्लास है आपकी, पहली क्लास, उसी में बताया था कि एथनी डाउन्स कौन सा सिद्धांत देता है दलों का। हाँ बताओ। मैंने पहली क्लास में सिद्धांत बताए थे आपको, दलों के सिद्धांत, याद करो। बताए थे पहले विकासात्मक सिद्धांत, विदारण सिद्धांत, ये बताए थे पहली क्लास में। पुनर्संरेखन का सिद्धांत याद आ रहा है। फिर देशीय सिद्धांत या समस्तरीय सिद्धांत, देशीय समस्तरीय सिद्धांत, नहीं भूल गए। परिव्याप्त सिद्धांत, ये बताए थे मैंने पहले दिन वाली क्लास में बताए थे। इससे ड्रूवर्जर डाल्डर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। पुनः संरेखन रोलिंग मेंट से कौन जुड़े हुए हैं? बर्नहम, बताया था ना। विदारण से लिपसेट रोकन, भूल गए क्या? विकासात्मक से हंटिंगटन, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। और देसी सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं जल्दी से बताओ, देखो कमेंट करो कौन करता है। हाँ 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 देखो, देसी सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? महेंद्र सिंह जी आप बता दो तो, पंकज कुमारी बेटा आप बता दो, कोई बता दो, देखो कौन बताता है, देखो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। देसी सिद्धांत किसने दिया था? संजीव राजपूत बेटा, अंजू बेटा, अशोक बेटा, पिंकी, महेश्वरी, कोई बेटा बता दो, चलो कमेंट करो कौन बता सकता है। अब ये देखना मत। हाँ मोहिनी जाट बेटा आप बता दो तो, जल्दी से बताओ किसने दिया था देसी सिद्धांत। एथनी डाउन्स ने दिया था। आर्थिक आधार पर अध्ययन करता है। मैंने पहले दिन आके बताया था आपको, ये पहली दिन टेबल बताई थी, फर्स्ट डे, लेकिन आप पढ़ते नहीं है ना। मैंने कहा ना कि जो लिख रहे हैं वो तो मेरा है, जो आपको याद है ना वो आपका है। आज दिक्कत यही है, बच्चे को याद ही कुछ नहीं है। वो एग्जाम हॉल में जाता है और उस समय नोट्स देखता है, 120 क्वेश्चन चाहिए उसको, वो कुछ समझता ही नहीं है। वो मैं कह रहा हूं 7वीं क्लास है, आप पहली क्लास भूल रहे हैं। मैं पढ़ाने को कोर्स की बात करते हैं, मैं 12 घंटे में करा दूंगा, रात रात में। मैंने आईएएस के बच्चों को कोर्स करा दिया 12 घंटे में। कोर्स तो जब चाहे जब हो जाता है, लेकिन याद कराना मुश्किल है। कोर्स तो जब आप सब लोग लिख के दे देना, मैं उसी दिन 12 घंटे में क्लास ही खत्म कर दूंगा, आपको सारे पॉलिटिकल साइंस पूरी खत्म कर दूंगा। लेकिन याद कराना मैंने कहा ना मुझे मुश्किल होगा। तो ये आपको याद ही नहीं है कि ये जाति धर्म के आधार पर अध्ययन करते हैं, आधुनिकरण के आधार पर करते हैं, ये अभिजन वर्ग की भूमिका के आधार पर अध्ययन करते हैं बर्नम जैसे विचारक। और ये देसी सिद्धांत आर्थिक आधार पर अध्ययन करता है। ये क्या गुटबाजी के आधार पर अध्ययन करते हैं? बताया नहीं था क्या मैंने आपको? हाँ या ना? हाँ एथनी डाउन्स अब अशोक जी लिख रहे हैं। हाँ डाउन्स अब लिख रहे हैं।
तो ये डाउन्स ने दिया था। इसका मतलब वो दलों का कौन सा सिद्धांत देता है? देशीय सिद्धांत देता है। आर्थिक आधार पर अध्ययन करता है दलों का कि उसकी आर्थिक विचार क्या है, आर्थिक नीतियां क्या हैं। तो कहता है पूंजीवादी नीतियां रहेंगी तो दल प्रगति करेगा, और पूंजीवादी नीतियां नहीं रहेंगी दल प्रगति नहीं करेगा। जैसे कांग्रेस की सोच क्या है? पूंजीवादी नीति नहीं है, इसलिए कांग्रेस प्रगति नहीं कर रहा। बीजेपी वाले क्या करते हैं? भाई ठीक है, प्रचार में जितना पैसा लगता है लगाओ, फायदा मिलेगा, भाई जोखिम लेते हैं, लगने दो जितना लगता है भाई। सारे उन्होंने कार्यालय नवीनीकरण कर लिया, ये कर लिया, वो कुछ नहीं मतलब रखते, उनको खाली चुनाव जीत से मतलब है। तो प्रगति वही करता है। तो एथनी डाउन्स कौन सा सिद्धांत देता है? समस्तरीय सिद्धांत देता है, ये ध्यान रखना। तो एथनी डाउन्स दलों का देशीय समस्तरीय स्पाइटल सिद्धांत प्रस्तुत करता है, अर्थात आर्थिक आधार पर दलों का अध्ययन करता है, और पूंजीवादी दल को बेहतर बताता है। ठीक है, फिर आगे एक और चीज ध्यान रखनी है। इनकी किताब थी एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 की। यह अपनी पुस्तक एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में देशीय सिद्धांत के साथ मीडियन वोटर सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। मीडियन वोटर सिद्धांत अब ये मीडियन वोटर सिद्धांत क्या है? अब ये कौन बताएगा? अब ये कोई बता सकता है मीडियन वोटर सिद्धांत? देखो कोई बताए तो अशोक जी, कोई अन्य, मोहिनी जाट बेटा कभी पढ़ा हो, महेंद्र बेटा बिल्कुल, चौहान बेटा बिल्कुल, कोई भी बता सकता है तो बता दे, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। मीडियन वोटर सिद्धांत का सीधा सा मतलब है, अगर आपको किसी विषय पर विचार व्यक्त करने में हानि होती है तो आप विचार व्यक्त मत करो, चुप साध। क्या साध लो? चुप्पी। अब बीजेपी वाले यही करते हैं। जैसे सिंपल है, कोई उनका जो समर्थक है वो गलत काम कर देता है तो वहां चुप्पी साध लेते हैं। उनसे कोई गलत काम हो गया तो कोई कमेंट ही नहीं करते, चुप। ये मीडियन वोटर सिद्धांत है। कोई घटना हो गई तो भाई उस पर बोलने से उनको हानि होगी तो वहां चुप। भाई मान लीजिए कोई मुसलमान हिंदू को मार देता है तो बोलेंगे बीजेपी वाले, लेकिन कई हिंदू मिलकर अगर किसी मुसलमान को मार दे तो वहां बीजेपी चुप। मॉब लिंचिंग के मामले में चुप हो जाती बीजेपी। उसमें मान लीजिए कई हिंदू मिलकर बीजेपी किसी मुसलमान को मार दें तो बीजेपी वाले कमेंट ही नहीं करते। हमें जानकारी नहीं है अभी इसकी, अभी सर्च करा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान के हाथों से पिट जाए हिंदू तो उसको फिर गाना शुरू कर देते हैं। समझ आ गया ना? ये पॉलिसी, ये मीडियन वोटर सिद्धांत है। तो लिखना है, मैं लिख देता हूं। मीडियन वोटर सिद्धांत में
दल उस राजनीतिक विषय पर चुप रहता है जहां विचार व्यक्त करने पर उसे हानि होती है। उसे हानि हो सकती है, वहां चुप हो जाता है वो। ठीक है ना? तो अब वहां नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना, अगर कई हिंदू मिलकर मुसलमान को मार दे तो हम बीजेपी वाले चुप हो जाते हैं, कहते हैं अब चुप रहो भाई, क्या बोले, अब मार दिया तो मार दिया, बचाव करते हैं अंदर ही अंदर खाने, बाकी बोल देंगे देखेंगे, जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब वास्तव में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस वाले की पिटाई करते हैं तब भी चुप हो जाते हैं। अगर कांग्रेस वाले कार्यकर्ता बीजेपी की पिटाई करते हैं तो वहां फिर बोलते हैं। और बीजेपी वाले कार्यकर्ता करते कहते हमें जानकारी नहीं है, जांच करा रहे हैं, वो जांच कभी होती ही नहीं है, वहां चुप्पी साधते हैं। यही है मीडियन वोटर सिद्धांत। अब समझ आ गया आपको मीडियन वोटर सिद्धांत भी? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एथनी डाउन्स भी आपके पल्ले पड़ गया होगा। अब मैं तीसरा भी थिंकर ले लेता हूं, जो है तो वो भी आपका तो थोड़ा सा है, तो वो रॉबर्ट मिचेल्स ले लेता हूं, या लेलिन ले लेते हैं, कोई भी एक ले ले। लेलिन ले लीजिए, वी लेलिन का ले लेते हैं। तो पहला थिंकर आपने कौन सा पढ़ा था, जल्दी से बताओ। 3 थिंकर पढ़ चुके हैं अब तक आप। कौन कौन से पढ़े थे? क्रिच माइनर, ऑटो क्रिच माइनर पढ़ लिया आपने। अब ध्यान भी रखना है कि कौन सा पढ़ लिया। सुम्पीटर पढ़ लिया, एथनी डाउन्स पढ़ लिया, ये 3 तो हो गए आपके, कंप्लीट हो गए। कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। अब इनको ढंग से याद करना, ऐसा याद करना आप किसी को सुना देना तीनों के बारे में, तुलनात्मक रूप से भी बढ़िया से एकदम ऐसे याद कर लो कि भाई भूले ही नहीं आप। किसी बच्चे को सुना दो, और नहीं तो भाई शादीशुदा हो तो पत्नी को सुना दो, पत्नी ने सुने तो भाई चाय वाले को सुना दो, और तो क्या कर सकते हैं, कोई तो सुनेगा आपकी। अब कईयों के पास तो शादी हो चुकी है, वो तो पत्नी को भी सुना सकते हैं, लेकिन पत्नी को ज्यादा मत सुना देना, कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई हो जाए। ठीक है ना? तो एथनी डाउन्स थोड़ा देख लेना, तीनों ये मैंने देखा दिया। अब इसके अलावा और क्या क्या देखना है? अब उसके बाद चौथे नंबर पर हम लेलिन पढ़ेंगे। भाई लेलिन को भी देखना पड़ेगा ना, लेलिन के बिना भी काम नहीं चलेगा। फिर मिचेल्स को भी देखना पड़ेगा 5वें नंबर पर। फिर छठे पर हम एल्डर्स वेस्टेड को देखेंगे। तो यानी कि अभी तो 3 बाकी हैं, लेकिन बड़े नहीं है, छोटे हैं। पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, एक दो कल के लिए छोड़ देंगे, क्या है। अभी 47 मिनट तो हुए हैं, भागना थोड़ी है, लेकिन आप याद करके रखेंगे ना तो मजा आएगा। देखो दोस्तों, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होना। वैसे तो पुरानी क्लासें भी रखी हैं आपके, आपको ये नहीं है कि आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास पूरी वीडियो मैंने 2 बार कोर्स आपके समक्ष रखे हैं देखने के लिए। एक बार तो क्या है, मैंने स्टूडियो से रिकॉर्ड करके रखे हैं, क्लास रखी हुई है आपके अंदर। दूसरा ऑफलाइन बैच भी रखा हुआ है। तो 2 तो रिकॉर्डेड हैं आपके पास, जब चाहे जोन से टॉपिक पे आपको बैठे बैठे घर नॉलेज मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समझने के लिए क्या है, आपको मैंने कहा ना मेहनत करनी होगी, तो वो आप करेंगे। अब चलते हैं लेलिन के बारे में देख लें। वी लेलिन, 1870 से 1924 जीवन काल था इनका। इन्होंने दल के बारे में क्या कहा, किस किताब में कहा, वो ध्यान रखना है। कैसे थे ये? मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे, मूलतः रूस के थे, ये आपको पता है। इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने ये विचार दिए थे, वो थी व्हाट इज टू बी डन। हालांकि लेलिन हम पूरा थिंकर भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं खाली आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। बुक क्या थी? व्हाट इज टू बी डन।
इस किताब में इन्होंने दल का सिद्धांत दिया था। एक किताब थी 1902 की। इसमें दल, विशेषकर साम्यवादी दल, के गठन का लोकतंत्रीय केंद्रवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन से दल का किया था? साम्यवादी दल की। क्योंकि साम्यवादी थे तो पहली बार इन्होंने कहा था कि दल बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स ने तो मना कर दिया था, कहते हैं दल बुर्जुआ वर्ग का उपकरण है। कहते नहीं, दल की भी आवश्यकता पड़ती है, श्रमिक वर्ग को भी। ये इन्होंने कहा था, लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, अब कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किस किताब में किया था, एक बार पढ़ लो, फिर मैं आगे बताता हूं। एक बार पढ़ो इसको प्लीज, सभी लोग पढ़ो, मस्त होके रहो, तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव नहीं लेना है, बस आपको मस्ती के साथ इसको देखना है। और देख लो क्या है। कौन थे मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे? कौन सी किताब में दिया था? व्हाट इज टू बी डन में दिया था। कब की है? 1902 की है। कोया कहा था, किसके बारे में दिया था? साम्यवादी दल के बारे में। कौन सा सिद्धांत दिया था? लोकतंत्रीय केंद्रवाद दिया था। तो ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए ना। इसमें तो क्या है, इतनी सी बात नहीं ध्यान रहती तो कैसे काम चलेगा भाई आपका, है ना। जब इतनी सी बात तो छोटी सी बात है, तो इसमें तो कोई ज्यादा टिपिकलिटी नहीं है। टिपिकलिटी है क्या इसमें? हाँ बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो मेरे दोस्तों। लाइव क्लास चल रही है, आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन हाँ ना भी नहीं बोलते। पता नहीं महेंद्र जी क्या चक्कर है, आप बोलते क्यों नहीं हो? महेंद्र जी कुछ तो बोलो, मोहिनी बेटा बोलो, पंकज कुमारी बेटा बोलो, कुछ तो बोलो, अंजू बेटा। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? इतना कुछ समझ आया कि नहीं? ये लो चुप्पी साध के बैठे। चलिए, अब ये क्या करता है सुन लो। अब मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं, आप भी आनंद लेते हुए लिख लो। पेन भी कहते हो तो बदल देता हूं, आपको पेन का कलर भी बोर कर सकता है, तो मैं इसलिए इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कर देता हूं। बिल्कुल, वेरी गुड, आ रहा है ना? हाँ, चलो बेटा, अब देखो बेटा, ये कहता क्या है। अब थोड़ा ध्यान रखना, मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है, लेनिन क्या कहता है, ठीक है ना। अब ये मार्क्स में तो परिवर्तन करता है। मार्क्स क्या कहता है? विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं, दल की कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों क्या हैं? बुर्जुआ उपकरण है, पूंजीपति उपकरण है, पूंजीवादी उपकरण है, बुर्जुआ उपकरण है। वो तो ये कहता है। कौन कहता है? मार्क्स। लेनिन क्या कहता है? कहता है नहीं, श्रमिक को समाजवादी विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है, साम्यवादी समाजवादी विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। फिर आगे क्या कहता है? क्रांति के लिए, भाई समाजवादी क्रांति जो है के लिए सामाजिक आर्थिक चेतना चाहिए। कौन सी चेतना चाहिए? सामाजिक आर्थिक चेतना। यह चेतना विचारधारा और दल से ही आती है। भाई दो चेतना रहती है, एक तो संगठन की चेतना, आप विद्यार्थी हैं। अब एक ये है विद्यार्थी का शोषण कैसे हो रहा है, ये पूरा प्रक्रिया। तो कहते हैं ये तो चेतना चाहिए, सामाजिक आर्थिक चेतना। ये कहां से आएगी? विचारधारा और दल से। इसलिए ये लेनिन क्या करता है? अंतर करता है। मार्क्स ने तो कहा था कोई जरूरत नहीं है, ये कहता है जरूरत है, साम्यवादी दल की।
कहता है श्रमिक वर्ग को जरूरत है, अगर बिना विचारधारा दल के श्रमिक वर्ग रहेगा तो दिग्भ्रमित कर देंगे पूंजीपति, इसलिए संगठित होने के लिए, क्रांति करने के लिए साम्यवादी दल जरूरी है। ये बात लेनिन कह देता है। अब लेनिन क्या है, अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन में लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत देता है और उसकी 3 विशेषताएं बताता है। तो दल के गठन का कौन सा सिद्धांत देता है? दल के गठन का लोकतंत्रीय केंद्रवाद सिद्धांत देता है। कितनी विशेषताएं बताता है? 3। अब क्या कहती हैं 3 विशेषताएं, सुन लो फिर बाद में गड़बड़ मत करना। पहली विशेषता कहता है निम्न स्तर के सदस्य, निम्न स्तर के दलीय सदस्य उच्च स्तर के सदस्यों का चयन करेंगे। जैसे अब सुन लो, सबसे निम्न इकाई कौन सी होती है साम्यवादी दल की? सेल, जो मोहल्ले में होती है। इसमें 20 मेंबर होते हैं। कहाँ होती है? किसी मोहल्ले में, गांव के मोहल्ले में। मोहल्ला देखा है ना, उसमें। सेल के बाद ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब आपका टाउन लेवल पर जो है वहां पर समिति होगी, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष होगा, ब्लॉक उपाध्यक्ष होगा, ब्लॉक के पूरा कार्यकारिणी होगी। ब्लॉक के बाद कहाँ होगी? कहते हैं जिले लेवल पर। जिला लेवल के बाद क्या होगी? प्रांत। ठीक है ना। प्रांत के बाद कहता है सबसे राष्ट्रीय इकाई को क्या नाम देता है? पोलित ब्यूरो। यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं साम्यवादी में? पोलित ब्यूरो। और इसमें भी 23 सदस्य फिक्स होते हैं। सेल में 20 होते हैं, पोलित ब्यूरो में 23 होते हैं। ये आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। तो कहता क्या है वो ध्यानपूर्वक सुनना। कहते हैं सेल के जो लोग हैं ये ब्लॉक स्तर के सदस्यों का चुनाव करेंगे, ब्लॉक वाले जो होंगे वो जिला स्तर के सदस्यों को चुनाव करेंगे। यानी कि ब्लॉक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं वो जिले में अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, उसका चयन कर लेंगे। ऐसे जो जिला के अध्यक्ष और जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं वो प्रांतों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कर लेंगे। ये जो प्रांतों के सदस्य होंगे ये पोलित ब्यूरो का चुनाव करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर है। तो पहला तो ये नियम देता है, कहता है दल के निम्न स्तर की इकाइयों के सदस्य उच्च स्तर की इकाइयों के सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, तो मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन अब ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि सबसे छोटी इकाई सेल है जिसमें 20 सदस्य रहते हैं, और सबसे उच्च स्तर इस तरह की इकाई पोलित ब्यूरो है जिसमें 23 सदस्य होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरी विशेषता क्या कहता है? दूसरी विशेषता कहता है दल के सभी सदस्यों को विचार विमर्श का अधिकार होगा। भाई किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श किया जा रहा है तो सभी को छूट होगी, कोई भी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। आ गया ना समझ? भाई चाहे ब्लॉक वाला है चाहे सेल वाला है, अगर पोलित ब्यूरो के सदस्य सबसे अपना लेटर कोई भी लिख सकता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो भी बता देते हैं भाई हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पोलित ब्यूरो की बैठक होगी 3 दिन बाद होगी, भाई कार्यकर्ता अपने विचार भेज दें तो वो विचार भेज सकता है, किसी प्रकार के विचार भेज सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन कहता क्या है आगे, तीसरा सुन लेना, लेकिन एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद विरोध को नहीं सहन किया जाएगा। कि एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद विरोध कोई नहीं करेगा, सबका काम इतना है लागू करना। जैसे ठीक है आपने मेरा चूज कर लिया भाई पॉलिटिकल साइंस सर के पास पढ़ेंगे, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब हम एक हैं,
अब हमें मिलकर ये काम करना है, सिलेक्शन कैसे होगा। अब ये छोटी छोटी बातें आप भी ना करें भाई, क्लास कब होगी, ये लाइट गई, वो गई, वो, अरे ये फालतू की बात नहीं करो। आप अपना क्वेश्चन पूछो ना, 2 क्लासेस रिकॉर्डेड रखी हुई है ना, मैं ले लूंगा आधा घंटा बाद, आधा घंटा पहले, मेरा काम है। मुझे चिंता ज्यादा है आपसे, आपकी क्लास की, आपके कोर्स की। आप तो अपना काम करो ना, आप मेरे काम में क्यों इंटरफेयर करते हैं। अब क्लास कब होगी ये मेरा काम है, मैसेज ग्रुप में डालना मेरा काम है, आप उसके बारे में क्यों पूछते हो भाई। आप अपने क्वेश्चन के बारे में काहे नहीं पूछते भाई। आपको क्या समझ नहीं आया वो पूछो। आप कितनी वीडियो पढ़ी उनको देखो, नोट्स पढ़े उनको देखो, कुछ भी करो भाई, इतना कुछ है उसमें। मेरे ख्याल से 30,000 क्वेश्चन होंगे कहीं ऐप पर। अगर आप 30,000 क्वेश्चन कर लेना, कितने दिनों में कर लेंगे 30,000 क्वेश्चन, 365 दिन होते हैं। अगर आप रोज 100 क्वेश्चन हल करें तो भी आप 1 साल के अंदर नहीं कर सकते उन क्वेश्चनों को, इतना क्वेश्चन है ऐप पर। मैंने डाल रखा है 30,000 क्वेश्चन है, आप अताताई है ये। फिर ग्रुप में मैंने यूजीसी नेट के पुराने पेपर भी आपको सेंड कर दिए, ध्यान होगा तो आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पेपर मैंने सेंड कर दिया पूरा बंडल, मैंने कहा भाई ये भी करना है आपको, वो टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं। उसके बावजूद भी फिर क्या है, हम ये बातें करें तो यही बातों कहता है, एक बार निर्णय हो गया तो बस फिर उसके बाद विरोध को सहन नहीं करना है। तो जो फालतू बोलेगा भाई डांट दिया जाएगा। कई बार मुझे कहते हैं सर आप तो डांट देते हैं हमें इस बात पर, तो ये तो फांसीवाद है। फांसीवाद नहीं है, लोकतंत्री केंद्रवाद है। क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको खुश रखूं, मेरा टारगेट ये है आपका सिलेक्शन हो। भाई हम आप एक दूसरे को कोई खुश करने के लिए थोड़ी जो कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स क्यों ज्वाइन किया आपने भाई, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन किससे होगा, पढ़ने से होगा, मेरी भी मेहनत करने से होगा और आपकी मेहनत करने से होगा। और उसमें यही है भाई, आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करें, मैं भी नई नई चीजें पढ़ पढ़ के आपको ला के दूं और आप भी मेहनत करें, तो वही तो है, यही लोकतंत्रीय केंद्रवाद है। इसकी ये 3 विशेषताएं। पहली क्या है, दल के निम्न स्तर के सदस्य क्या करेंगे, उच्च स्तर के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ढांचा कैसे, सेल वाले ब्लॉक का, ब्लॉक वाले जिला का, जिला वाले प्रांत का, प्रांत वाले पोलित ब्यूरो का। दूसरा क्या कहता है कि किसी भी विषय पर सभी को विचार विमर्श की छूट होगी। तीसरा क्या कहता है, एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद विरोध को सहन नहीं किया जाएगा, ये कहता है। अब ये तीनों आपको समझ आ जाने चाहिए, ठीक है ना। अरे बेटा नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे कर दो बेटा, नोट्स अपने आप मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे लिए लिख दो मुझे नोट्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नोट्स मिल जाएंगे। आप उस पर एक बार सेंड कर दो, मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। आप ये लिखोगे तो तब ना। अब ग्रुप में तो बेटा एक बार डाल दिए, अब ग्रुप में तो भाई आप बाद में जुड़े होंगे, कोई बात नहीं, आप अलग से डाल दो सर मुझे नोट्स चाहिए, तो बच्चा भेज देगा आपको। दिन में बैठता है 10 से 5, अगर रात में हो सका तो मैं रात में कह दूंगा, नहीं तो सुबह तक 24 घंटे के अंदर डाल देता है। बस उसे 24 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए, जब आपका मैसेज गया उसका 24 घंटे दे देना, 24 घंटे में नहीं डले तो फिर दोबारा मैसेज कर देना। पहली बात आपके 101% डल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद विरोध को सहन नहीं किया जाएगा। चलो अब आगे देखें। अगली चीज और आपको समझनी है, क्या कहता है, कहता है ये साम्यवादी दल, ये जो साम्यवादी दल बनेगा ना, ये पूंजीवाद में विपक्ष की भूमिका का काम करेगा। पूंजीवाद में कैसे काम करेगा, विपक्षी दल के रूप में। सरभरा क्रांति, जो मजदूर क्रांति होगी ना, सरभरा क्रांति, श्रमिक क्रांति, उसमें अग्रपंक्ति का काम करेगा। और कहता है जब सरभरा का अधिनायक तंत्र आ जाएगा तब क्या करेगा। इसमें कहता है साम्यवाद की स्थापना के लिए काम करेगा। अब समझ आ गया, ये दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं चलो। कहता है पूंजीवाद में तो क्या करेगा, विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाएगा। जब सरबरा क्रांति यानी कि मजदूरों की क्रांति होगी, सरबरा क्रांति होगी, उस समय अग्र पंक्ति का,
हरावल दस्ता अगला दस्ते के रूप में काम करेगा, नेतृत्व करने का काम करेगा। फिर कहता है जब हम पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद हम मजदूरों का अधिनायक तंत्र स्थापित करेंगे, सर्वरा का अधिनायक तंत्र स्थापित करेंगे, उसमें ये साम्यवादी दल साम्यवाद की स्थापना के लिए काम करेगा, यानी कि वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन की स्थापना के लिए काम करेगा। यहाँ तो राज्य बना रहता है। अब आपको ये भी अंतर समझ नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। सर्वरा के अधिनायक तंत्र में क्या होता है, राज्य बना होता है, इसमें राज्य रहता है, और ये साम्यवाद, इसमें राज्य बना रहता है, इसमें राज्य नहीं रहता। इसमें योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतनमान दिया जाता है। कैसे वेतनमान मिलता है, कार्य अनुसार। इसमें योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतनमान मिलता है। आपको कितना भी योग्यता है, काम तो पूरा 10 घंटे करेंगे, मिलेंगी रोटी कपड़ाई, तो समाजवादी सोच है ना। इसमें राज्य भी नहीं रहता, वर्ग भी नहीं रहता, तो ये कैसी है साम्यवाद अवस्था, कैसी है, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन अवस्था है। ये आज तक आईनी आदर्श है। क्या है, आदर्श। तो कहता है इसके लिए काम करेंगे सर्वरा के अधिनायक तंत्र में। अब ये समझ आ गया भाई, सर्वरा के अधिनायक तंत्र में किसके लिए काम करेंगे, साम्यवाद के लिए। अब इसकी आलोचना कौन करती है, लोकतंत्रीय केंद्रवाद सिद्धांत की दल की। लेनिन के लोकतंत्रीय केंद्रवाद सिद्धांत की आलोचना रोजा लग्जमबर्ग करती है, जो मूल मार्क्सवादी थी। वो कहती है इसने मार्क्सवाद में परिवर्तन को करके समानता को ही नष्ट कर दिया है। तो कौन आलोचना करती हैं, लेनिन के दलीय सिद्धांत की मूल मार्क्सवादी रोजा लग्जमबर्ग आलोचना करती हैं। और कहती हैं कि दल के नेता असमानता लाएंगे और मार्क्सवाद के मूल नियम समानता को नष्ट कर देंगे। ये बेसिकली कहती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन आज जो लेनिन ने सिद्धांत दिया, तो जहां जहां साम्यवादी दल हैं, सब लेनिन का ही अनुकरण करते हैं, चाहे चाइना का हो, चाहे क्यूबा का हो, चाहे अन्य साम्यवादी स्थान हो, सब जगह लेनिन का ही क्या अपनाया जा रहा है, इन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। तो 20-21 पेज मैंने लिखे, आप तो वो कोई ज्यादा नहीं लिखे मैंने। तो आपका एक निवेदन फिर मैं लास्ट में कर देता हूं, आप संविधान से जो पीएसआई, आरएएस, एसएससी या बीए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, या एमए करते हुए बच्चे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप कम से कम संविधान का कोर्स दिलवा दीजिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करके। तो आपका ये देश भी ऋणी रहेगा और मैं भी ऋणी रहूंगा, क्योंकि वो संविधान सीख जाएंगे। जहां तक बात की है फीस की, तो मैं फीस जैसे ही आपका कोई नाम लेगा, तो मैं आपकी फीस आपके कहने पर तुरंत उसका कूपन कोड क्रिएट कर दूंगा। चाहे आप मैसेज भी कर देना चैट पर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बच्चे से कह रखा है, किसी भी पुराने विद्यार्थी का अगर संविधान के लिए
कोई मैसेज आता है तो उसको तुरंत फॉलो करना, तो आपके तुरंत आपके अनुसार उसको कूपन कोड क्रिएट कर दिया जाएगा। और जो भी आप फीस कहेंगे भाई ठीक है 800 का है तो 300 में देना है, मैं 300 में दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि संविधान तो सीखे। अब आपका यह है कि एडी शर्मा एलएम एजुकेशन ऐप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करानी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फिर परेशानी ज्यादा होगी। देखो साथियों, वो कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। संबंध ना कैसे बनते हैं, जब हम आपस में सहयोग ज्यादा करते हैं। जब यही तो है, सिद्धांत यही रहता है मेनली, एक क्षेत्र में सहयोग करने से दूसरे क्षेत्र में सहयोग का रास्ता खुलता है। अब आईआर में पढ़ेंगे कौन सी सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया है, तो बताना कल मुझे कि ऐसा कौन सा आईआर का सिद्धांत है जिसमें कहा गया है एक क्षेत्र में सहयोग करने से दूसरे क्षेत्र में सहयोग का रास्ता तैयार हो जाता है। अगर आप मेरे साथ एक क्षेत्र में ये सहयोग करेंगे, मेरे नाम में सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपका जीके जीएस का कोई भी पोर्शन हो, मैं उसमें भी सहयोग करूंगा। मेरी ऐप के थ्रू या अन्य टीचर को बुलाकर भी करूंगा। आप कहेंगे कि भाई हमें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती या साइंस में दिक्कत आती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है, तो मेरे पास टीचर हैं, मैं यहाँ बुलाकर आपकी 10-20 घंटे 30 घंटे लाइव क्लास ले दूंगा। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, अगर आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे तो उस बच्चे का कभी भी मैंने अहित नहीं सोचा जाता, ना ही उसका हमेशा छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो आप एक बार मेरे कहने पर यह अनुकरण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐप डाउनलोड करा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज बेटा क्लास के लिए मैसेज ना कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही बिजी रहता हूँ, मेरे 7-8 बैच रहते हैं, तो कभी नोट्स में आधा 1 घंटा लेट हो जाता है, कभी लाइट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपकी क्लास होगी पक्का, चाहे लाइट आए चाहे इंटरनेट आए, कि ये देख लेना कोई बिल्कुल ही बाधा आ गई तो। और मेरे मैसेज का ग्रुप में आने का इंतजार करें, तो पक्का आएगा, या तो नहीं का आएगा तो नहीं का आ जाएगा। अगर नहीं का नहीं आया तो इसका मतलब क्लास की संभावना है आए, क्लास होगी। भाई नहीं लिखने में तो 1 मिनट लगता है, आज क्लास नहीं होगी, मैं 7 बजे लिख दूं। आज भी क्या है, बीच में इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो बीच में 8 से जो बैच था 7:30 से 8:30 वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। मैं उसको रात को अब 11 बजे बोल दिया, मैंने उसको, मैंने कहा 11 बजे लूंगा, तो मैं 11 बजे क्लास लूंगा फिर उनकी अब, ठीक है ना। अब जो भी बेटा है फिर आपकी ले ली। अब वो है कि थोड़ा सा आपका भी डिस्टर्बेंस हो जाता है फिर उससे, फिर थोड़ा सा, तब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अब ये हाथ में मेरी चीजें नहीं रहती हैं कि अब इंटरनेट भी चाहिए, इसमें लाइट भी चाहिए, एक डोरी भी हिली तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपकी क्लास हो जाएगी, और किसी दिन मिस भी होती है तो उसकी पूर्ति मैं दूसरे दिन करूंगा, वो मेरा काम है। या मैं रात को 12 घंटे पढ़ाऊं, 14 घंटे पढ़ाऊं, मेरी टेंशन, आप याद करने की टेंशन। आपकी टेंशन क्या है, सिर्फ याद करना। आपकी ये टेंशन नहीं है कि कोर्स कैसे होगा, ये मेरी टेंशन है, मैं झेलूंगा, ये मेरा काम। आप तो अपने काम से रखिए ना, याद करने से, ठीक है। मिलते हैं फिर, गुड नाइट सभी को, जय हिंद, जय भारत।